बातचीत की केंद्रीय मंत्री और अपने चाचा पशुपति पारस को लेकर उन्होंने कहा। बता दें कि पशुपति पारस भी बिहार यात्रा निकाल रहे हैं, तो भतीजे चिराग ने अपने चाचा को शुभकामनाएं दी हैं। चिराग पासवान ने टीटीवी भारत से खास बातचीत की है। चिराग पासवान पटना पहुंच चुके हैं। आशीर्वाद यात्रा पर चिराग पासवान है और आशीर्वाद यात्रा कई जिलों के लिए वो निकाल रहे हैं। और ऐसे में चिराग पासवान कुछ दिनों के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से चिराग पासवान की वापसी हो चुकी है बिहार में। और ऐसे में एक बार फिर से आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान पटना पहुंच चुके हैं, सीधे उनसे जुड़ेंगे। सर 2 मिनट, आप यहाँ आ गए हैं, आशीर्वाद यात्रा आपकी जारी है, क्या कहेंगे? आप देख ही रहे, कहना क्या है, आशीर्वाद यात्रा पे निकले हुए, हर जिले से यात्रा होती हुई जा रही है और जो जन समर्थन मिल रहा है उसके लिए लोगों का धन्यवाद। चाचा जी भी दूसरी तरफ बिहार का दौरा करेंगे, शुभकामनाएं उनको बहुत सारी। कुछ ऐसा भी लगता है कि असर भी आपके आशीर्वाद यात्रा पे उनका जो दौरा कर रहे हैं उसका पड़ने वाला है? क्यों पड़ेगा जी, क्यों पड़ेगा? वो पार्टी को मजबूत करेंगे ये भी कह रहे हैं, वो करना चाहिए उन्हें। कौन सी पार्टी को करेंगे बस ये तय करना। आपका अलग है, आपकी पार्टी है, अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ही हैं। बिल्कुल, चुनाव आयोग से पूछिए। तो देखिए, चिराग पासवान थे हमारे साथ, सीधे उनसे जुड़े थे। और एक तरफ जहां चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, बिहार में लगातार घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, तो वहीं अब दूसरी ओर उनके चाचा पशुपति पारस भी बिहार के एक एक जिले का दौरा करेंगे और वहां पे पार्टी को किस तरीके से मजबूत करे, किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए, वो निर्णय अब पशुपति पारस बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा करके लेंगे। चिराग पासवान ने सीधे तौर पे अपने चाचा को शुभकामनाएं दी हैं। निषेध ठाकुर, डीटीवी भारत, पटना। तो एक पार्टी दो दावेदार, लोजपा के लिए एक तरफ चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी ओर चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस बिहार यात्रा निकालने की तैयारी में हैं। और अब चिराग पासवान ने यह सवाल किया है कि आखिर कौन सी पार्टी को मजबूत करने के फिराक में है पशुपति पारस, और इस पर अधिक जानकारी लेंगे हम अपने सहयोगी निषेध से। निषेध, आपने चिराग पासवान से खास बातचीत की। चिराग पासवान कहीं ना कहीं अब भी मायूस हैं और चिराग पासवान ने यह सवाल अपने चाचा जी से किया है कि किस पार्टी को मजबूत करने के फिराक में है। बिल्कुल, देखिए, चिराग पासवान भी एक तरफ जहां आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में और अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं अब दूसरी ओर उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी बिहार के एक एक जिले का दौरा करेंगे और वहां पे पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, ये कार्यकर्ताओं से बातचीत की जाएगी, कार्यकर्ताओं से भी जानकारी ली जाएगी। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को भी मजबूत करने की रणनीति एक पशुपति पारस ने बना रखी है। कार्यकर्ताओं को भी मजबूत करेंगे वो बिहार के जिले का दौरा करके। लेकिन जब चिराग पासवान से हमने बातचीत की और उनसे पूछा कि चाचा के जो यात्रा है, चाचा जब बिहार का दौरा करेंगे तो उसका असर भी क्या आपके आशीर्वाद यात्रा पर पड़ेगा, तो उन्होंने साफ कह दिया कि आखिर क्यों पड़ेगा। और उन्होंने पशुपति पारस को शुभकामना भी दी, लेकिन शुभकामना के साथ साथ उन्होंने एक बड़ा बयान भी दे दिया। उन्होंने कहा है कि पशुपति पारस ही बता पाएंगे कि वो किस पार्टी को मजबूत करेंगे। हमने उनसे सवाल किया कि वो भी पार्टी को मजबूत करने के लिए बिहार का दौरा करेंगे, तो चिराग पासवान ने साफ एक सवाल कह सकते हैं खड़ा कर दिया, एक बयान, और इस बयान के कई मायने भी निकाले जा सकते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि किस पार्टी को मजबूत करेंगे वो तो पशुपति पारस ही बताएंगे। बिल्कुल निषेध, और ऐसे में एक तरफ चिराग यानी कि भतीजे का आशीर्वाद यात्रा है, तो दूसरी ओर चाचा जी ने बिहार यात्रा कह सकते हैं कि शुरुआत करने की बात कही। क्या चिराग के आशीर्वाद यात्रा से वो टेंशन में आ गए हैं? देखिए, इसको एक अलग नजरिए से भी देखा जा सकता है कि पशुपति पारस को चाहते हैं कि जो बिहार में उनके कार्यकर्ता हैं, यानी पशुपति पारस ग्रुप के कार्यकर्ता हैं, वो और मजबूती से पार्टी को किस तरीके से बिहार में आगे बढ़ाएं। पशुपति पारस हो सकता है ये सोच के बिहार के जिलों का दौरा कर रहे हो। और ये भी कहा जा सकता है कि चिराग पासवान जो आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, चिराग पासवान भी जिलों का दौरा कर रहे हैं, तो उसको देख करके टेंशन में भी हो सकते हैं पशुपति पारस, जिसको लेकर के वो आशीर्वाद बिहार का दौरा कर रहे हैं। तो दोनों चीज अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल, तो दो चीजें, दो पहलू सामने आ रहे हैं। आखिर अब किस रणनीति के तहत पशुपति पारस बिहार यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं, वो तो पशुपति पारस से ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान ने सवाल कर दिया है अपने चाचा से कि आखिर किस पार्टी को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं, आखिर किस पार्टी को मजबूत करने के लिए आप बिहार यात्रा निकाल रहे हैं। तो फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया निषेध। तो आपको बता दें
कि चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के तहत एक बार फिर से पटना पहुंच चुके हैं और चिराग पासवान फिर से आपको बता दें कि आशीर्वाद यात्रा भी बिहार में वो शुरू हो चुकी है और एक बार फिर से उसे जारी करने वाले हैं। तो क्या कुछ एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आपको चिराग पासवान का वो बयान सुनाए जब डीटीवी भारत से उन्होंने खास बातचीत की, अपने चाचा से जो सवाल किया, एक बार और जरा सुनिए। चिराग पासवान पटना पहुंच चुके हैं, सीधे उनसे जुड़ेंगे। सर 2 मिनट, आप यहाँ पर आ गए हैं, आशीर्वाद यात्रा आपकी जारी है, क्या कहेंगे? आप देख ही रहे हैं, कहना क्या है, आशीर्वाद यात्रा पे निकले हुए हर जिले से यात्रा होती हुई जा रही है और जो जन समर्थन मिल रहा है उसके लिए लोगों का धन्यवाद। सर चाचा जी भी दूसरी तरफ बिहार का दौरा करेंगे, शुभकामनाएं उनको बहुत सारी। कुछ ऐसा भी लगता है कि असर भी आपके आशीर्वाद यात्रा पे उनका जो दौरा कर रहे हैं उसका पड़ने वाला है? क्यों पड़ेगा, क्यों पड़ेगा? वो पार्टी को मजबूत करेंगे ये भी कह रहे हैं, वो करना चाहिए उन्हें। कौन सी पार्टी को करेंगे बस ये तय करना। आपका अलग है, आपकी पार्टी है, अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ही हैं। बिल्कुल, चुनाव आयोग से पूछिए। तो देखिए चिराग पासवान थे हमारे साथ, सीधे उनसे जुड़े थे और एक तरफ जहां चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, बिहार में लगातार घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, तो वहीं अब दूसरी ओर उनके चाचा पशुपति पारस भी बिहार के एक एक जिले का दौरा करेंगे और वहां पे पार्टी को किस तरीके से मजबूत करे, किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए, वो निर्णय अब पशुपति पारस बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा करके लेंगे। चिराग पासवान ने सीधे तौर पे अपने चाचा को शुभकामनाएं दी हैं। निशेष ठाकुर, डीटीवी भारत, पटना। जज की मौत, हत्या या हादसा? जी हां, ये सवाल है। धनबाद जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत की गुत्थी उलझती दिख रही है। बुधवार को जज उत्तम आनंद की ऑटो से टक्कर लगने से मौत हुई थी जब वे मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, लेकिन अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पूरे देश में बवाल मचा है। क्यों ये बवाल मचा है, जरा ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर देखिए, यह है धनबाद जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश उत्तम आनंद। लेकिन अब सिर्फ यादें बची हैं, ये तस्वीर बची है। जज की उम्र 50 साल है, उनके पिता और भाई हजारीबाग कोर्ट में वकील हैं और ये जज के पद पर धनबाद में तैनात थे। उत्तम आनंद कई हाई प्रोफाइल केस की सुनवाई कर रहे थे। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए, यह है धनबाद का रणधीर वर्मा चौक। जज उत्तम आनंद सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तभी एक ऑटो से उन्हें धक्का लगता है। यह घटना बुधवार के सुबह की है। उस वक्त आसपास कोई मौजूद नहीं और ऑटो वाला अपनी ऑटो लेकर फरार हो गया। न्यायाधीश तड़पते रहे लेकिन उन्हें उठाने कोई नहीं आया। तभी रास्ते पर चल रहे पीएचडी के कर्मचारी पवन पांडे की नजर उन पर पड़ी तो पवन पांडे ने टेम्पो से न्यायाधीश को एसएनएमसीएच पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पहले तो सबने इस घटना को महज एक सड़क दुर्घटना समझा और बात आई और हो गई, लेकिन अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से उन्हें ऑटो से धक्का लगा नहीं बल्कि धक्का मारा गया है। पूरी सड़क खाली है, ऑटो सीधे आ रही है। जब जज के पास आती है तो ऑटो की दिशा और दशा बदल जाती है। वो सीधे जज उत्तम आनंद को टक्कर मारती है और तेजी से ऑटो ड्राइवर ऑटो लेकर फरार हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद यह मामला उलझ गया। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि जज उत्तम की मौत हादसा है या हत्या। पुलिस भी अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसे साजिशन हत्या मानकर जांच कर रही है। फुटेज देखने के बाद पुलिस ऑटो चालक की मंशा पर भी सवाल उठा रही है। साथ ही इसमें एक और खुलासा हुआ, घटना में जिस ऑटो का इस्तेमाल किया गया वो ऑटो उसी रात चोरी हो गया था। नीलम देवी के नाम से यह ऑटो रजिस्टर्ड है, जिसने बताया कि उसका ऑटो शाम को ही चोरी हो गया था। पोस्टमार्टम के लिए डीसी के आदेश पर आनन फानन में मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। डॉक्टरों की टीम ने देर शाम न्यायाधीश के शव का पोस्टमार्टम किया। बताया जा रहा है कि सिर में गंभीर चोट के कारण उनके कान से रक्तस्राव हो गया। ब्रेन हैमरेज से मौत की बात कही जा रही है। झारखंड के आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस मामले में जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को उच्च स्तरीय जांच समिति बनाकर एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। बन्ना गुप्ता धनबाद जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। उन्होंने उत्तम आनंद के निधन पर शोक जताया।
बन्ना गुप्ता ने कहा कि वे न्यायिक व्यवस्था के मजबूत स्तंभ थे और पीड़ितों को हमेशा इंसाफ दिलाने के लिए कदम उठाए थे। उन्होंने शोकाकुल परिजनों के प्रति भी अपनी संवेदना प्रकट की। आपको बता दें कि इस घटना को कई घटनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। मृतक जज पूर्व विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय हत्याकांड के मामले में सुनवाई कर रहे थे। यह एक महत्वपूर्ण बात है, इसलिए पुलिस इस घटना की गंभीरता से जांच कर रही है। इस मामले में 3 दिन पहले ही जज आनंद ने उत्तर प्रदेश के इनामी शूटर अभिनव सिंह और होटवार जेल में बंद अमन सिंह से ताल्लुक रखने वाले शूटर रवि ठाकुर और आनंद वर्मा की जमानत का आवेदन खारिज किया था। इसके साथ ही आनंद कतरास में राजेश गुप्ता के घर पर बमबाजी के मामले जैसे कुछ और संवेदनशील केसों की सुनवाई कर रहे थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इस मामले पर एक्शन लिया है। गुरुवार को चीफ जस्टिस एनवी रमणा के सामने इस मसले को उठाया गया। इस मसले पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की है। उन्होंने कहा कि यह अजीब मामला है कि अगर किसी जज की जमानत खारिज कर दे तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। यह गंभीर मसला है और ऐसे मामलों में पुलिस भी मिली होती है, इसलिए इस मामले को सीबीआई को दिया जाना चाहिए। हालांकि पुलिस अब इस मामले की जांच हर एंगल से कर रही है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के क्राइम जांच जोन घोषित कर जांच की जा रही है। घटना में इस्तेमाल किया गया ऑटो बरामद कर लिया गया है और ऑटो ड्राइवर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटीवी भारत। और इस पर अधिक जानकारी के लिए धनबाद से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम एक जिस तरह से जज की कह सकते हैं कि प्रकाश मौत हुई है, इसे हत्या और हादसा दोनों से जोड़ा जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। क्या कुछ नए खुलासे हुए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से परसों सुबह जिस तरह से जज उत्तम आनंद के ऑटो से टक्कर मारने के बाद उनकी मौत हो गई थी, उसे लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क छानबीन कर रही थी और पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। जिस ऑटो से उत्तम आनंद का एक्सीडेंट किया गया था, वो ऑटो और ऑटो चालकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ऑटो को हिरासत में लेकर फॉरेंसिक टीम जो है उस जांच कर रही है। लेकिन धनबाद एसएसपी के साफ तौर पर कहना है कि 302 का मुकदमा इन दोनों पर दर्ज कर लिया गया है और आगे की जो जांच है वो जारी है, क्योंकि एक संवेदनशील मामला माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो घटना घटी है वो सुबह के समय घटा है। ऑटो चालक है, क्या ऑटो चुरा कर लेके जा रहे थे, इसकी भी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। एसपी ने पुष्टि कहने से इनकार कर दिया। एसएसपी का साफ तौर पर कहना है कि मामले की जांच हो रही है और जांच के बाद ही जो सामने आएगा वो आपके पास रख पाएंगे, क्योंकि ये फॉरेंसिक टीम जो है, एसआईटी की टीम जो है वो जांच कर रही है और जांच के बाद ही सारा बिंदु जो है वो सामने रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल की सुबह जिस तरह से ऑटो चालक के द्वारा एक्सीडेंट किया टक्कर मारी जाती है उसको और इसके बाद उसकी मौत हो जाती है और इसे लेकर पूरी आनंद में पूरी पुलिस की टीम जो है वो लग जाती है जांच के लिए और इसके गिरिडीह से देर शाम से और उस ऑटो को जब्त कर लिया जाता है। उसमें 2 लड़के जो ऑटो लेकर फरार हुए थे, लखन वर्मा और राहुल वर्मा, उसे भी हिरासत में लिया है। दोनों झरिया थाना। प्रकाश, आपने बताया कि ऑटो को जब्त कर लिया गया है, ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जब ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पूछताछ की गई होगी, तो जब पूछताछ की गई तब क्या कुछ नए खुलासे हुए? देखिए, क्या कुछ खुलासे हुए, पुलिस इसमें भी अभी तक मौन बैठी हुई है। हमने पुलिस अधिकारियों से ये जानने का प्रयास किया कि आखिर इस हत्या के पीछे या इस एक्सीडेंट के पीछे वजह क्या रही है, तो पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जांच जारी है और एसआईटी की टीम जांच कर रही है, उच्च स्तरीय टीम जांच कर रही है और जांच के बाद ही हम आपको बता पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि 302 का मामला इन दोनों के ऊपर दर्ज कर लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि आज एक बड़ा खुलासा पुलिस कप्तान की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से 5 बजे का समय रखा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी सर पहुंचे भी, लेकिन ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा जिससे ये गुत्थी सुलझ पाए। हमने उनसे बार ये पूछते रहे कि आखिर ये हत्या है या हत्या। तो फिलहाल पुलिस कुछ भी बताने से बच रही है। प्रकाश, एक और सवाल आपसे करूंगी कि कुछ दिनों पहले तक कई संवेदनशील मामलों की वो जांच कर रहे थे और कई आरोपियों की कह सकते हैं कि जमानत याचिका उन्होंने खारिज कर दी, तो क्या उस मामले से भी इसके तार जुड़े नजर आ रहे हैं?
देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पहले दिन से ही ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इनके पास कई सारे ऐसे बड़े केसों के अनुसार केस जो है इनके अदालत में है और इनकी सुनवाई वो खुद कर रहे थे। तो ऐसे में हो सकता है कि किसी अपराधी के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया है। तो जो ऑटो चालक को पुलिस ने देर शाम गिरफ्तार कर दिन भर आज पूछताछ करती रही, मीडिया के सामने पेश किया गया, लेकिन अभी तक ये भी पुलिस नहीं बता पा रही है कि ये किसी के कहने पे ये हत्या हुई है, हत्या किया गया है या फिर अनियंत्रित होकर ऑटो टक्कर मारा है। ये भी कुछ पुलिस बताने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जांच जारी है और जांच के बाद जो कुछ सामने आएगा उससे आपको आगे बताएंगे। बिल्कुल प्रकाश, इस पूरे मामले में परिजनों का क्या कहना है, क्योंकि परिजन जानते होंगे कई दिनों से वो कई संवेदनशील मामले की कह सकते हैं कि वो मामले की सुनवाई कर रहे थे, तो हो सकता है उन्हें धमकियां मिली होंगी, इसके पहले जरूर कुछ ऐसा संदेह मिला होगा परिजनों को। परिजनों का क्या कहना है? देखिए आरोपी उत्तम कुमार के घर पर किसी भी मीडिया कर्मी के जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया है। और इतना ही नहीं, उत्तम आनंद के जो परिजन है वो भी बात करने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि कल ही उनका पोस्टमार्टम होने के बाद इनका पूरा परिवार जो है वो हजारीबाग के लिए रवाना हो चुका है। और यहाँ पे धनबाद में अभी उनका कोई भी रिलेटिव या परिजन नहीं है, इसलिए उनसे बात हमारी नहीं हो पाई है। लेकिन उन लोगों ने जो मामला दर्ज करवाया है उसी के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, एसआईटी की टीम को भी गठित किया गया है, पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया प्रकाश। तो आपको बता दें कि ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी धनबाद से प्रकाश, और आपको बता दें कि जज की जो मौत हुई है वो फिलहाल एक गुत्थी बनी हुई है और उस गुत्थी को सुलझाने में धनबाद की पुलिस जुटी हुई है। चलिए, खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और नए खबरों के साथ आपको रूबरू करवाएंगे। जल्द हाजिर होंगे। रक्तदान जीवन दान। आइए हम सब निवेदा अस्पताल के रक्तदान महाशिविर का हिस्सा बने, क्योंकि आपके द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियां बचा सकता है। 25 से 29 जुलाई तक रक्तदान का महाशिविर। निवेदा ब्लड सेंटर में एक रक्तदान का महाशिविर आयोजन करने जा रहा हूँ। हमारा पता है निवेदा हॉस्पिटल G44 PC कॉलोनी नियर पार्क नंबर 22 मेन रोड कंकरबाग पटना। हमें संपर्क करें 095043133597। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वेतन मांगेंगे तो लाठी देंगे। जी हां, खबर पटना की है, जहां वार्ड सचिव संघ का जोरदार प्रदर्शन हुआ। कई मांगों को लेकर गांधी मैदान गेट नंबर 12 पर प्रदर्शन किया गया, वो भी जोरदार। और आपको बता दें कि जो वार्ड सचिव है वो विधानसभा का घेराव करने वाले थे, लेकिन उसी बीच बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया और पुलिस ने तमाम प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलाए, वाटर कैनन का प्रयोग किया और इसके साथ ही उन पर कार्रवाई की गई। कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपनी वेतन की मांग कर रहे थे,
वो अपने को स्थायी करने की मांग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब आप वेतन मांगते हैं तो आपको लाठियां मिलती है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी यानी संवाददाता निषेध ठाकुर जुड़े हुए। निषेध, आज का जो दिन रहा वो काफी गर्म रहा क्योंकि जिस तरह से राजधानी पटना में वार्ड सचिव के द्वारा आज प्रदर्शन किया गया और इस पर लाठी चार्ज की गई, तो फिलहाल हम आपको बता दें कि निषेध ठाकुर हमारे जो संवाददाता है उन्होंने खास बातचीत की वार्ड सचिव से। जिस तरह से उन पर लाठियां बरसाई गई, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने वेतन की मांग कर रहे थे। जरा ये रिपोर्ट देखिए। तो बता दें कि प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी। गांधी मैदान के साथ और भी कई ऐसे इलाके थे जहां पर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई। जेपी गोलंबर और गांधी मैदान की 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को लाठी का प्रयोग करना पड़ा, पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। ये 2 तस्वीरें हम आपको बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान की दिखा रहे। देखिए, महिलाओं पर भी लाठीचार्ज किया जा रहा है, महिला गिर गई है, बारिश का मौसम है और ऐसे में प्रदर्शनकारियों के साथ क्या किया जा रहा है जरा देखिए। दूसरी तस्वीर जेपी गोलंबर की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है, प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की जा रही है। कसूर इतना था कि वो अपने वेतन की मांग कर रहे हैं, जो वेतन उन्हें कई महीनों से नहीं मिला है और उसकी मांग करने के लिए जब वो प्रदर्शन करते हैं, जब वो सरकार को जगाने की कोशिश करते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उनके साथ ये सलूक किया जाता है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए। निषेध, जब अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, जब अपने वेतन की मांग करते हैं तो पुलिस लाठियां बरसाती है। आप बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आज की घटना हुई, अब पूरी तरीके से गांधी मैदान से जेपी गोलंबर तक लाठीचार्ज किया गया और तमाम जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो कोई और आम लोग नहीं थे, वो सब वार्ड सचिव थे। और पिछले 4 सालों से मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को वो लोगों के घरों तक पहुंचा रहे थे। हर घर नल जल योजना थी जिसमें शामिल नली गली योजना थी और 4 वर्षों से अपने कामों को ठीक ढंग से निभा रहे थे, अपने कामों को कर रहे थे। लेकिन 4 सालों से उनका कहना है, उन सभी ने आरोप लगाया है कि 4 सालों से उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही स्थायी करने की वो मांग कर रहे हैं कि उनको स्थायी रूप से जो नौकरी है उनकी वो रहे, उनको भी हटाने की कोशिश की रही है। तो वो मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और इसी को लेकर के वो विधानसभा घेराव करने जा रहे थे। लेकिन गांधी मैदान पे उनको रोक दिया गया। पहले प्रशासन ने उनको समझाया, जब वो नहीं माने तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और जब भी उसके बावजूद भी वो लोग जब नहीं माने तब उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और उसमें कई जो वार्ड सचिव थे वो गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। तस्वीरों में आपने देखा किस तरीके से महिलाएं जिस तरह से लाठियां बरसाई जा रही हैं वो हम देख रहे हैं और जिस तरह से लाठियां बरसाई जा रही है, जाहिर सी बात है सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो उन्हें ही लाठियां पड़ रही हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया निषेध। कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज होता है और ऐसा ही एक मामला सामने आया गया में, जहां अपने प्यार को पाने के लिए एक युवक मुस्लिम से हिंदू बन गया। जी हां, मोहम्मद मिसबाह अब प्रिंस हो चुका है और उसकी प्रेमिका भी उसे स्वीकार कर चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिसबाह ने कहा कि वो किसी लालच दबाव में हिंदू नहीं बना, बल्कि उसे हिंदू धर्म से लगाव था। जरा ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज होता है। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला बिहार के गया में, जहां मोहब्बत के खातिर एक मुस्लिम लड़का हिंदू धर्म अपना लेता है। गया जिले में इन दिनों धर्म परिवर्तन का मामला बहुत तेजी से सामने आ रहा है। हालांकि ये मामला धर्म परिवर्तन का नहीं बल्कि दिल के मिलन का है। मिसबाह जो एसडीएम कोर्ट में खड़ा था और अपना बयान दर्ज करा रहा था, वो कह रहा था कि मुझे हिंदू धर्म से लगाव है। एसडीएम साहब, मैं खुद अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपना रहा हूं। मैंने अपने परिजनों को भी सब बता दिया है। ये कहना है मोहम्मद मिसबाह का, जो अब धर्म परिवर्तन कर प्रिंस कुमार बन गया। कागजी कार्रवाई भी पूरी हो चुकी है।
लेकिन उस पर लगा पॉस्को एक्ट खत्म नहीं हुआ। पॉस्को एक्ट इसलिए लगा क्योंकि वो अपनी प्रेमिका को घर से भगा ले गया था।